Hello 12th class, good morning. Today we will discuss chapter 5 surface chemistry. Okay, surface chemistry divided into three parts. First, adsorption, absorption and sorption. Okay, adsorption is a surface phenomena, absorption is a bulk phenomena, and in sorption both adsorption and absorption take place. ओके, एडजॉर्प्शन क्या होती है? एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है और एब्जॉर्प्शन एक होल फिनोमिना है जिसमें जो आपके गैसेस या वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर तक एब्जॉर्ब होते हैं। और सॉर्प्शन में दोनों ही फिनोमिना होती है, फर्स्ट एडजॉर्प्शन एंड देन एब्जॉर्प्शन। ओके, एंड नाउ we will discuss adsorption in details. Okay, it is a surface phenomena in which gas or liquid molecules concentrates on the surface of solid. ठीक है, the solid on its surface in which adsorbs occurs is called adsorbent, and the substance which concentrate on एडजॉर्बेंट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्बेट। ओके, यानी कि एडजॉर्प्शन में क्या होता है, आपके गैसेस या लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सॉलिड की सरफेस पर कंसंट्रेट होने लगते हैं, यानी कि गैदर्ड होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं वहाँ पर। ठीक है, जिस सरफेस पर किसी भी सॉलिड यानी कि सॉलिड की जिस सरफेस पर किसी भी गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपके कंसंट्रेट होते हैं तो उन लिक्विड या गैसेस मॉलिक्यूल जो कि आपकी सॉलिड सरफेस पर कंसंट्रेट हो रहे हैं या जमा हो रहे हैं वो आपके एडसॉर्बेट कहलाते हैं। ठीक है, और जिस सरफेस पर वे जमा हो रहे हैं यानी कि जिस सॉलिड पर या जिस सॉलिड सरफेस पर वे कंसंट्रेट हो रहे हैं वो आपकी एडसॉर्बेंट कहलाती है। हियर आर ए डायग्राम रिप्रेजेंट एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट। ठीक है, ये आपके जो पॉजिटिव साइन से दिखाए गए हैं ये आपके लिक्विड या गैसेस मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या हुए, एडसॉर्बेट हुए। ओके, और ये जो आपके डार्क से दिखाई गई है ये आपकी एक सॉलिड सरफेस है जिस पर आपके गैसेस या लिक्विड मॉलिक्यूल्स कॉन्सनट्रेट हो रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं एडसॉर्बेंट। ओके, एग्जाम्पल, हियर आर सम एग्जाम्पल ऑफ एडसॉर्प्शन। When extract of cane sugar is passed over charcoal, the color substance are adsorbed on the surface of charcoal and we get the clear solution of sugar. स्टूडेंट, जब हम केन शुगर से शुगर को एक्सट्रैक्ट करते हैं या हम शुगर बनाने की प्रोसेस जब हम करते हैं तो स्टार्टिंग में केन शुगर का लिक्विड मटेरियल होता है हमारे पास और वो कैसा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा कलर्ड होता है। ठीक है, लेकिन जब हम उस केन शुगर को चारकोल से पास करा देते हैं या हम उस केन शुगर में चारकोल ऐड करा देते हैं तो उसमें प्रेजेंट जो कलर इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो चारकोल क्या कर लेता है, एड्जॉर्ब कर लेता है अपनी सरफेस पर। तो इस तरीके से वो जो आपका केन शुगर का लिक्विड होता है या सोल्यूशन होता है वो आपका कलरलेस हो जाता है और क्लियर बन जाता है। अब हम उसको क्या करते हैं, क्रिस्टलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आती है, शुगर आ जाती है, किस फॉर्म में, एकदम वाइट और कलरलेस फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम उसमें चारकोल ना डालते तो और हम उसके डायरेक्टली शुगर के क्या बनाने लगते, क्रिस्टल बनाने लगते, तो वो शुगर हमारे पास कैसी आती, येलो ब्राउन कलर की आती, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और उसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट रहती हैं। तो इसलिए हम केन शुगर के लिक्विड को या सोल्यूशन को चारकोल से पास कराते हैं या हम उसमें चारकोल ऐड करते हैं जिससे उसमें प्रेजेंट कलर्ड इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो एड्जॉर्ब हो जाती हैं और हमें क्लियर सोल्यूशन मिल जाता है। फिर हम उसको क्रिस्टलाइज कर लेते हैं और हम उससे शुगर ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, व्हेन चारकोल इज़ टेकन इन ए गैस जार कंटेनिंग गैसेज O2, H2, CO, CO2, SO2, then pressure is reduced due to the adsorption of gas on the surface of charcoal। अगर हम किसी ऐसे जार में या कंटेनर में चारकोल रख दें जिसमें हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट है
तो वो चारकोल क्या करता है, इन गैसेस को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब करने लगता है। जब इन गैसेस को अपनी सरफेस पर वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो वहाँ पर प्रेजेंट गैसेस का मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गैसेस का मास कम होने पर क्या हो जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा। तो हमें ये पता चलता है कि चारकोल रखने से प्रेशर कम हो गया। और प्रेशर कम क्यों हुआ, क्योंकि उस चारकोल ने अपनी सरफेस पर गैसेस को एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, नेक्स्ट, दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड इन गैस मास टू रिमूव पॉल्यूटेंट प्रेजेंट इन एयर। ये वाली प्रॉपर्टी जो होती है वो अधिकतर एब्जॉर्प्शन की हम कहाँ यूज़ कर लेते हैं, एयर में पॉल्यूटेंट को रिमूव कराने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है, हेयर डाई इज़ एब्जॉर्बेट इन द सरफेस ऑफ हेयर। जो हमारी हेयर डाई है, हम हेयर पर अप्लाई करते हैं तो वो कहाँ एब्जॉर्ब, तो वो जो आपकी डाई है, डाइस के जो मोलिक्यूल्स वगैरह होते हैं वो हेयर के सरफेस पर क्या होने लगते हैं, एब्जॉर्ब होने लगते हैं। तो जो यहाँ पर जो हेयर डाई है वो एब्जॉर्बेट है और जो हमारी हेयर की सरफेस है वो एब्जॉर्बेंट है। ओके, लास्ट इसका एग्जाम्पल है, व्हेन सोल्यूशन ऑफ मिथाइल ब्लू इन वाटर इज शेकन विद चारकोल इट बिकम कलरलेस ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ पिगमेंट बाय द सरफेस ऑफ चारकोल। जब हम मिथाइल ब्लू इन वाटर, जब हम मिथाइल ब्लू और वाटर के सोल्यूशन को शेक करते हैं और उसमें हम चारकोल डाल देते हैं तो वो जो सोल्यूशन होता है वो क्या हो जाता है, हमारा कलरलेस हो जाता है। क्योंकि उसका जो कलर होता है, मिथाइल ब्लू का जो कलर होता है वो चारकोल की सरफेस पर एब्जॉर्ब होने लगता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एब्जॉर्प्शन और सॉर्प्शन तीनों की फिनोमिना दिखाई गई है। देखो डायग्राम के सहित, एब्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है। तो यहाँ पर जो ये पॉजिटिव साइन से दिखाए गए हैं ये सब क्या है, आपके लिक्विड या गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं जो आपकी सरफेस पर क्या हो रहे हैं, कॉन्सनट्रेट हो रहे हैं। ओके, लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि ये जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं ये सरफेस पर ही ना रहकर अंदर तक पहुँच जाते हैं, यानी कि बल्क में पहुँच जाते हैं। ये होल फिनोमिना होती है एब्जॉर्प्शन। और यहाँ पर आपने सॉर्प्शन में देखा है, सॉर्प्शन में क्या है, सरफेस पर भी हैं और अंदर भी हैं। यानी कि पहले इसमें क्या हुआ होगा, पहले इसमें एब्जॉर्प्शन हुआ होगा, एब्जॉर्प्शन से धीरे धीरे इसमें एब्जॉर्प्शन हो गया है, तो इसमें दोनों ही फिनोमिना आ गई। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है, एब्जॉर्प्शन एक बल्क फिनोमिना है, यानी कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं गैसेज या लिक्विड्स के वो अंदर तक जाते हैं। अब्सॉर्प्शन में ये दोनों ही होते हैं। अब आती है इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। Molecules of solid present on the surface of solid, molecules of solid present on the surface of solid are not symmetrical surrounded by other। ठीक है, thus molecules of the surface expends the downward resultant force which is called residual force। अब देखो स्टूडेंट, जो हमारी सॉलिड की सरफेस है और उस पर जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे सिमेट्रिकल सराउंडेड नहीं होते हैं, सिमेट्रिकल नहीं होते। सिमेट्रिकल का मतलब होता है एक जिसमें सिमेट्री होती है, यानी कि सारे के सारे क्या होते हैं, एक ऑर्डर में अरेंज रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑर्डर में अरेंज नहीं रहते। जब ये ऑर्डर में अरेंज नहीं रहते हैं तो उनका जो कुछ सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, कुछ वैकेंट होता है, यानी कि यहाँ पर जब ये सिमेट्रिकल सराउंडेड नहीं होते हैं तो यहाँ पर कुछ एरिया जो है वो एक्टिव साइड हो जाती है, यानी कि कुछ वैकेंट रह जाता है। तो जब भी कोई लिक्विड या गैसेस मॉलिक्यूल इनके पास आता है ऐसी सरफेस सॉलिड के, तो वो उनको क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक है, तो इस वजह से वो जो आपके गैसेस या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसकी सरफेस पर एब्जॉर्ब होने लगते हैं। और ये जो हमारा फोर्स लगता है हम इसको बोलते हैं रेसिडुअल फोर्स। दिस रेसिडुअल फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन बिकॉज इट अट्रैक्ट द गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट नियर द सरफेस। ओके, नेक्स्ट है आपका एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन है ये स्टूडेंट, यहाँ पर डी कर लेना, ये एब्जॉर्प्शन ना होकर ये एब्जॉर्प्शन है, यहाँ पर बी की जगह आप डी कर लेना। Amount of heat evolved when 1 mole of gas adsorbed in the surface of solid is called heat of adsorption which is always negative। ठीक है, यानी कि 1 मोल, इसमें यह है अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ गैस एड्जॉर्ब इन द सरफेस ऑफ सॉलिड। किसी भी सॉलिड सरफेस पर 1 मोल ऑफ गैस के एड्जॉर्ब होने पर जितनी अमाउंट ऑफ हीट
रिलीज़ होती है वो आपकी हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन या एनर्जी ऑफ एड्जॉर्प्शन कहलाती है, क्योंकि इसमें हीट क्या हो रही है या एनर्जी क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। तो इसलिए ये किस में आएगी, हमेशा पॉजिटिव निगेटिव में आएगी ये। ओके, एंड इसमें एक नोट पॉइंट दिया गया है, डेल्टा एच इज इक्वल टू निगेटिव। डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या है, निगेटिव है, यानी कि हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। तो जिसमें हीट आपकी निकलती है या रिलीज होती है वो रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। ठीक है, ड्यू टू एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस डेल्टा एस इज आल्सो निगेटिव। ठीक है, क्योंकि ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस के एब्जॉर्प्शन होने में डेल्टा एस कैसा हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। क्यों, बिकॉज गैस सेट्स ऑन द सॉलिड एंड रैंडमनेस डिक्रीज। क्योंकि जब कोई भी गैस सरफेस मोलिक्यूल्स सॉलिड सरफेस पर एड्जॉर्ब होएगी या वहाँ पर कंसनट्रेट होएगी तो मोलिक्यूल्स की जो रैंडमनेस है वो कम हो जाती है। और एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी होती है रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जितनी रैंडमनेस आपकी ज़्यादा होगी एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर एड्जॉर्प्शन के केस में क्या हो रहा है, रैंडमनेस तो कम हो रही है। जब रैंडमनेस कम हो रही है तो एंट्रोपी की वैल्यू निगेटिव में हो जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? इट इज़ ए बल्क फिनोमिना इन विच गैस और लिक्विड मोलिक्यूल्स आर डिस्ट्रीब्यूट इन होल बॉडी ऑफ सॉलिड। ठीक है, यानी कि वो फिनोमिना जिसमें आपके गैस या लिक्विड मोलिक्यूल्स जो हैं वो बॉडी के होल तक, उनकी पूरे बॉडी में यानी कि इनसाइड तक, अंदर तक कॉन्सनट्रेट हो जाते हैं, अंदर तक पहुंच जाते हैं वहाँ पर। एग्जाम्पल है यहाँ पर स्पंज एंड कॉटन एब्जॉर्ब वाटर। जैसे आप स्पंज या कॉटन को जब वाटर में ऐड करते हैं तो उसमें वो क्या है, पूरा का पूरा स्पंज और जो कॉटन होता है वो गीला हो जाता है, यानी कि जो वाटर मोलिक्यूल्स हैं वो अंदर तक चले गए हैं। सॉइल्स एब्जॉर्ब वाटर, आप मिट्टी में पानी डालते हैं तो वो अंदर तक चला जाता है, सरफेस पर नहीं रहता है, अंदर तक जाता है। थर्ड है जियोलाइट एब्जॉर्ब हाइड्रोकार्बन्स। जियोलाइट क्या करता है, हाइड्रोकार्बन्स को एब्जॉर्ब करता है। ओके, एंड नेक्स्ट आता है आपका एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट है ये आपका, एनहाइड्रस CaCl2 एंड सिलिका जेल बोथ आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द वर्किंग? दोनों ही कैसे हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं, यानी कि दोनों क्या कर देते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के वर्क में क्या डिफरेंस है जब दोनों ही डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो डिफरेंस क्या है इसमें? तो इसमें डिफरेंस ये है स्टूडेंट कि CaCl2 में तो एब्जॉर्प्शन होता है और सिलिका में एड्जॉर्प्शन होता है। ओके, तो यहाँ पर दिया गया है CaCl2 रिमूव वाटर बाय एब्जॉर्प्शन एंड हाउएवर सिलिका जेल रिमूव वाटर बाय एड्जॉर्प्शन। ये है दोनों में डिफरेंस। ओके, अब क्या है, नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। दोनों में डिफरेंस देखेंगे। फर्स्ट है आपका इट इज़ ए सरफेस फिनोमिना। एब्जॉर्प्शन कैसी है, सरफेस फिनोमिना है। एब्जॉर्प्शन में क्या आएगा, इट इज़ ए बल्क फिनोमिना। सेकंड, डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट। ये किस पर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट के, यानी कि एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना लार्ज होगा एड्जॉर्प्शन की फिनोमिना उतनी ही ज़्यादा होगी। डिपेंड अपॉन इंटरनल कैविटी। एब्जॉर्प्शन किस पर डिपेंड करता है, इंटरनल कैविटी। इंटरनल यानी कि अंदर कैविटी जितनी ज़्यादा होंगी एब्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। थर्ड है रेट डिक्रीज विद पासेस ऑफ टाइम बिकॉज सरफेस एरिया डिक्रीज। अब क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ करता जाता है, बढ़ता जाता है, इसकी रेट क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। क्यों, क्योंकि जब मॉलिक्यूल सारी सरफेस पर एड्जॉर्ब हो जाएंगे तो सरफेस एरिया तो पूरा कवर हो गया, अब मॉलिक्यूल्स कहाँ एड्जॉर्ब हों। ठीक है, तो जैसे जैसे सरफेस एरिया कवर होता जाता है तो मॉलिक्यूल्स को एड्जॉर्ब होने की जगह कम मिलने लगती है, तो ये जो रेट होती है वो कम होने लगती है। ओके, इसमें क्या है, प्रोसेस विद कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। इसमें क्या होता है, शुरू से लेकर आखिरी तक जो प्रोसेस होती है वो एक कांस्टेंट स्पीड से होती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है कि स्टार्टिंग में ज़्यादा हो रही है और बाद में कम हो रही है। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्प्शन। सॉर्प्शन जो अभी हमने लास्ट में दिया था, सिमुलटेनियस एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड सॉर्प्शन।
यानी कि जिसमें दोनों प्रोसेस आपकी हों वो आपका सॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है, इसकी केवल डेफिनेशन ही काफ़ी है। एग्जाम्पल दे रखे हैं, इन प्रिंटिंग ऑफ क्लॉथ पिगमेंट आर एब्जॉर्ब एंड एडसॉर्ब। ठीक है, क्लॉथ को प्रिंट करने में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों की फिनोमिना होती है, तो इसलिए उसमें उसको हम क्या बोल सकते हैं, सॉर्प्शन की फिनोमिना बोलते हैं। एक एग्जाम्पल और इसका, H2 गैस इनिशियली एब्जॉर्ब देन H2 गैस इनिशियली एब्जॉर्ब देन एब्जॉर्ब ऑन चारकोल। अगर हम हाइड्रोजन गैस को चारकोल में रख देते हैं तो हाइड्रोजन गैस का पहले क्या होता है, एड्जॉर्प्शन होता है और फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन कितने टाइप्स का होता है, तो आइए टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन में है, फर्स्ट है आपका फिजिकल एड्जॉर्प्शन और सेकंड है आपका केमिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन को फिजियोसॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन को केमियोसॉर्प्शन बोला गया है। यहाँ पर इनके ये डिफरेंस दिए गए हैं। अब आइए इनके डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस या फोर्स। ठीक है, यानी कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में वीक फोर्स होता है और वो वीक फोर्स क्या होता है, वंडरवाल फोर्स होता है। केमिकल सॉर्प्शन में ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ना कोई बॉन्ड जरूर बनना है जब केमिकल सॉर्प्शन है, तो हेल्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि केमिकल एड्जॉर्प्शन में एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ये बॉन्ड कैसा होता है, कोवलेंट, और कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, सेकंड पॉइंट है इसका मल्टी मोलिकुलर लेयर। इसमें क्या होता है, ये मल्टी मोलिकुलर लेयर होती है, यानी कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर भी आपकी बन सकती है। ठीक है, थोड़ी सी एक्टिव साइड जरूर होनी चाहिए पर उसमें। ये क्या है, ये मोनोमोलिकुलर लेयर होती है। ठीक है, थर्ड है हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज 20 to 46 किलोजूल पर मोल, दैट इज़ वेरी लो। यानी कि जब इसमें यानी कि फिजियोसॉर्प्शन होता है तो इसमें रिलीज़ होने वाली जो हीट होती है बहुत ही कम होती है, यानी कि अबाउट 20 से 46 किलोजूल पर मोल होती है। लेकिन इसमें क्या है, ये हीट जो है आपकी हाई होती है, दैट इज़ 80 to 246 किलोजूल पर मोल के अराउंड होती है। ओके, इसका नेक्स्ट है यूजुअली अकर्स एट लो टेम्परेचर। ये लो टेम्परेचर पर प्रोसेस हो सकती है, लेकिन ये क्या है, अकर्स एट हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर पर होती है क्योंकि इसमें केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जो फिजियोसॉर्प्शन होता है इट इज़ ए रिवर्सिबल, ये आपका रिवर्सिबल होता है, यानी कि सॉलिड गैस को एड्जॉर्ब कर सकती है तो एड्जॉर्प्शन हो गया, लेकिन इसमें डिसऑर्प्शन भी हो सकता है। और डिसऑर्प्शन कैसे हो सकता है, हम टेम्परेचर को हाई कर दें तो जितने भी मॉलिक्यूल्स आपकी सरफेस पर एड्जॉर्ब हुए थे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी और वो सरफेस एरिया छोड़ने लगेगी। तो इस प्रोसेस को क्या हो सकता है, हम रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपकी केमियोसॉर्प्शन है ये आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। इसमें टेम्परेचर हाई करने पर भी जो मॉलिक्यूल्स आपके एड्जॉर्ब हो चुके हैं वो अपना सरफेस एरिया नहीं छोड़ते। ओके, नेक्स्ट है इट इज़ नॉट स्पेसिफिक्स, दैट इज़ एनी गैस कैन बी एड्जॉर्ब ऑन एनी सरफेस। ये कोई स्पेसिफिक्स नहीं होती है, कोई भी गैस किसी भी सरफेस एरिया पर एड्जॉर्ब हो जाती है फिजिकल बॉन्डेड द्वारा। बट इसमें क्या है, केमियोसॉर्प्शन में इट इज़ ए हाईली स्पेसिफिक्स, ये हाईली स्पेसिफिक्स होती है। इसका मतलब ये है कि जो N2 गैस है वो केवल एग्जाम्पल जैसे N2 कैन एड्जॉर्ब ऑन Mg, नाइट्रोजन गैस केवल Mg पर ही, यानी कि Mg मैग्नीशियम मेटल पर एब्जॉर्ब होती है, ऑक्सीजन कॉपर पर एब्जॉर्ब होती है और हाइड्रोजन जो है वो प्लैटिनम और निकल पर एब्जॉर्ब होती है। तो ये स्पेसिफिक्स प्रोसेस होती है क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर गैस की जो है वो किसी पर्टिकुलर सरफेस एरिया पर ही आपकी एब्जॉर्ब हो रही है। अब इन दोनों के लिए एक आपका कर्व रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें ये है कि स्टूडेंट हमने ये देखा था कि इसमें क्या है, अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब ऑन पर ग्राम एब्जॉर्बेंट। यहाँ पर एक कर्व खींचा गया है टेम्परेचर, यानी कि जो ये आपकी वाई एक्सिस है हमने इस पर क्या लिया है,
वाई एक्सिस पर हमने लिया है एक्स अपॉन एम। एक्स अपॉन एम क्या है? डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, यानी कि अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब ऑन इन ए पर्टिकुलर सॉलिड या मास, किसी गैस मास पर एब्जॉर्ब हो रही है। यहाँ पर हमने जो आपकी ये एक्स एक्सिस है इस पर हमने टेम्परेचर लिया है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर, इसमें देखिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये जो कर्व है वो आपका इस टाइप से जा रहा है, ठीक है, यानी कि ये क्या कर रहा है, एक्स अपॉन एम की वैल्यू हमारी क्या कर रही है? डिक्रीज़ कर रही है। यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं एक्स अपॉन एम, यानी कि डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन हमारा डिक्रीज़ करता है, ठीक है। इसमें क्या है, ये किसमें? फिजिक्स ऑप्शन में है। केमिस्ट्री ऑप्शन में क्या है कि जब हमने टेम्परेचर और एक्स अपॉन एम के बीच में, एक्स अपॉन एम क्या है? डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि किसी पर्टिकुलर सॉलिड पर अमाउंट ऑफ गैस जो कि आपकी एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है। यहाँ पर एक्स क्या है? अमाउंट ऑफ गैस है, और एम क्या है? मास ऑफ एनी सॉलिड है। तो स्टार्टिंग में क्या है, इस कर्व से पता चल रहा है कि स्टार्टिंग में हमारा एब्जॉर्प्शन तो बढ़ रहा था, लेकिन बाद में क्या हो गया, ये घटना शुरू हो गया। तो पहले टेम्परेचर जब हमने बढ़ाया तो इसकी अमाउंट क्या हुई? इंक्रीज़ करी, और फिर बाद में ये डिक्रीज़ कर गई। तो फर्स्ट इंक्रीज़ विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर एंड देन डिक्रीज़, ठीक है। तो फर्स्ट ये क्या करती है? इंक्रीज़ करती है, और जब हम टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं तो ये डिक्रीज़ होने लगती है। लेकिन फिजिक्स ऑप्शन में क्या है कि फिजिक्स ऑप्शन में टेम्परेचर रेगुलरली इंक्रीज़ करने पर एक्स अपॉन एम की वैल्यू हमारी डिक्रीज़ ही करती है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब नेक्स्ट है आपका फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, यानी कि एब्जॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ 1 ग्राम ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि एक्स अपॉन एम, जो आपका भी लास्ट में आया है। यानी कि क्या है कि 1 ग्राम सॉलिड सरफेस पर जितनी अमाउंट ऑफ गैस हमारी एब्जॉर्ब होती है वो आपकी डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन कहलाती है, और हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया एक्स अपॉन एम से, ओके। विच डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, जो फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट है आपका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आपका जितना ज़्यादा होगा एक्स अपॉन एम की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। वो तो आपको ही पता है कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा गैस जो है वो उतनी ही क्या करेगी? ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज जैसे जैसे हम करेंगे एक्स अपॉन एम की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, बट एक पर्टिकुलर उस पर, जो आप अभी हमने लास्ट में भी पीछे डिस्कस किया है, ठीक है। तो टेम्परेचर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एक्स अपॉन एम के। लेकिन जब हम ज़्यादा टेम्परेचर हाई कर देंगे तो ये क्या करेगा? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हमारी ज़्यादा इंक्रीज़ करने लगेगी, और वो सरफेस एरिया को लीव करना शुरू कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट भी दिया गया है, देखो इसमें, इन फिजियोसॉर्प्शन डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इन केमियोसॉर्प्शन एक्स अपॉन एम इंक्रीज विद टेम्परेचर, बट एट ए हाई टेम्परेचर कोवेलेंट बॉन्ड break down, thus decrease at high temperature। तो हमने ये यहाँ पर आपको क्या कर दिया है? क्लियर कर दिया है यहाँ पर कि टेम्परेचर बढ़ने पर तो वो है, लेकिन फिजियोसॉर्प्शन और केमियोसॉर्प्शन में टेम्परेचर का अलग अलग इफेक्ट है, ओके। थर्ड है टीसी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एक्स अपॉन एम। टीसी क्या है? टीसी है आपका क्रिटिकल टेम्परेचर, और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? ए टेम्परेचर एट विच और ब्लो विच गैस कैन बी लिक्विफाइड ईजिली, यानी कि वो टेम्परेचर या उससे नीचे का टेम्परेचर जिस पर कोई भी गैस लिक्विफाइड हो जाती है ईजिली से, वो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स अपॉन एम के। लास्ट है पी, प्रेशर। प्रेशर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एक्स अपॉन एम के, यानी कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे एक्स अपॉन एम की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, यानी कि डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सरफेस के, यानी कि सॉलिड सरफेस के ज़्यादा कांटेक्ट में आने लगते हैं, उसके आसपास ज़्यादा आने लगते हैं, तो और वो जितने ज़्यादा आएंगे वो गैस उतनी ही जल्दी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। अब हमें पर्टिकुलरली क्या पढ़ना है? डिटेल में पढ़ना है हमें इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एक्स अपॉन एम। इसका हमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। इसके लिए एक कि ये दिया गया है फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म ओनली फॉर यूनिमोलिकुलर लेयर। ये जो फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स है वो केवल यूनी लेयर के लिए दिया गया है, ठीक है। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? प्रेशर का इफेक्ट पढ़ेंगे।
और ये क्या है, आइसोथर्म है। आइसोथर्म का मतलब क्या है, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहना है इसमें, ठीक है। तो देखिए एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन यानी कि x/m इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर बट ए हायर प्रेशर इट बिकम कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन यानी कि x/m की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करती जाती है, ठीक है। इंक्रीज़ करती जाती है जैसे जैसे प्रेशर हम इंक्रीज़ करते हैं, किस पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। लेकिन जब हम प्रेशर को ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है कांस्टेंट, जब हम स्टार्टिंग में प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे थे तो मोलिक्यूल्स जो थे वो सॉलिड सरफेस के पास आ रहे थे, ज़्यादा दबाव बन रहा था और वो सारे के सारे एड्जॉर्ब हो रहे थे। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि हमारा सरफेस एरिया क्या होगा, पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। जब सरफेस एरिया पूरा कवर हो जाएगा तो आप प्रेशर कितना ही बढ़ा लेना, एड्जॉर्प्शन जो होगा वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। अब आपका एड्जॉर्प्शन नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा प्रेशर बढ़ाने पर यानी कि जैसे जैसे आप प्रेशर और ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे उसकी जो वैल्यू है x/m की वो कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि जब आपका पूरा सरफेस एरिया कवर हो गया है तो अब एड्जॉर्प्शन की फिनोमिना नहीं होगी। ओके, इसको देखिए हम यहाँ ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट है प्रेशर और x/m के बीच हमने ग्राफ प्लॉट किया। तो देखिए जैसे जैसे हम प्रेशर को यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहे हैं x/m की वैल्यू हमारी इंक्रीज़ कर रही है, बट एक इस वाले पॉइंट पर आकर ये क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। यानी कि यहाँ इस पॉइंट पर आकर क्या हो गया होगा, पूरा का पूरा सरफेस एरिया आपका कवर हो गया होगा। अब आप प्रेशर कितना ही बढ़ा लें x/m की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, ठीक। एक यहाँ पर डिफरेंट टेम्परेचर पर दिया गया है, टेम्परेचर यानी कि अलग अलग टेम्परेचर पर P और x के बीच में ग्राफ दिया गया है। तो इस वाले ग्राफ से आपको ये पता चलता है कि जितना आप टेम्परेचर हाई पर यानी कि टेम्परेचर आप जितना हाई लेंगे और उसको हाई टेम्परेचर पर वहाँ उसको कांस्टेंट कर देंगे, यानी कि ना तो अब जैसे कि यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया गया है 145 डिग्री सेल्सियस पर पहले हमने लिया है ये, ठीक है, 145 पर। तो 145 हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। अब हमें यहाँ से ना तो बढ़ाना है ना घटाना है, लेकिन इसी पर आप प्रेशर को इंक्रीज़ कराते जाइए तो x/m की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन एक पॉइंट ये ऐसा आएगा कि यहाँ कर ये कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक। फिर हमने क्या करा, टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया, 160 ले लिया। इस पर हमने देखा तो इस पर हमारा यहाँ आया कांस्टेंट वैल्यू जो हुई हमारी x/m की वो यहाँ हो गई। फिर 260 पर देखा तो 260 पर ये हो गई। तो यहाँ पर ये है कि जितना आप टेम्परेचर लो रखेंगे, ठीक है, तो जितना आप लो टेम्परेचर पर प्रेशर को बढ़ाएंगे x/m की वैल्यू उतनी ही आपकी इंक्रीज़ करेगी। ओके, तो ये आपके दोनों अलग अलग टेम्परेचर पर, डिफरेंट टेम्परेचर पर P और x/m की वैल्यू दी गई है और यहाँ पर x/m और प्रेशर के बीच में ग्राफ दिया गया है। यहाँ पर आपका इंडिकेट भी किया गया है, ग्राफ B इंडिकेट दैट एट कांस्टेंट प्रेशर x/m इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। यानी कि जो आपका ये वाला है B वाला ग्राफ, A वाला तो आपको क्लियर है कि ग्राफ B इंडिकेट दैट एट कांस्टेंट प्रेशर x/m इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। ही गेव फॉलोइंग रिलेशनशिप। अब ये क्या है कि इक्वेशन दी गई है इसके रिलेशनशिप के लिए, x/m इज इक्वल टू k P की पावर 1/n, ठीक है, जहाँ पर m क्या है, डिग्री ऑफ, x/m क्या है, डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन है। इस डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन में भी x आपकी क्या हो गई, अमाउंट ऑफ गैस जो एड्जॉर्ब हुई है, m क्या हो गया, मास ऑफ सॉलिड हो गया, k आपका क्या है, कांस्टेंट है, p आपका प्रेशर ऑफ एड्जॉर्बेट है और 1/m भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है 1/m एंड k आर कांस्टेंट। 1/m और जो k है वो दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट। यानी कि इनकी जो नेचर होती है, यानी कि इनकी जो वैल्यू होती है, ये जो कांस्टेंट है 1/n और k, ये दोनों ही कांस्टेंट है। हर गैस के लिए इनकी वैल्यू अलग अलग आएगी, लेकिन वो किस पर डिपेंड करेगी, वो एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट दोनों की ही नेचर पर डिपेंड करेगी, क्योंकि सबके लिए इसकी वैल्यू अलग आएगी।
दोज कैन बी डिटरमाइंड बाय ग्राफ, जो कि हम ग्राफ से इंडिकेट कर सकते हैं। अब देखिए, एक ये दिया गया है, ये जो आपकी ऊपर वाली इक्वेशन थी, इसी का आप log ले लीजिए। log x अपॉन m इज इक्वल टू log k प्लस log 1 अपॉन log k प्लस 1 अपॉन n। 1 अपॉन n क्या है, ये भी कांस्टेंट है एक, और log p, ठीक है, यानी कि log x अपॉन m इज इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन m log p, ठीक है। अब क्या है, हमने इस इक्वेशन की जो कंपैरिजन है वो एक लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, तो हमने यहाँ पर लिखा है ये y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, जहाँ हम y एक्सिस पर क्या लेंगे, log x अपॉन m लेंगे, ठीक है। और ये जो आपका log k है ये यहाँ पर c को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि जो आपका इंटरसेप्ट है, ओके। 1 अपॉन n क्या है, वो स्लोप है, ठीक है। और जो ये x है आपका, x एक्सिस पर हम log p लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। हमने क्या लिया, y एक्सिस पर log x अपॉन m लिया है, और यहाँ पर x एक्सिस पर आपने log p लिया है, ठीक है। ये स्लोप है आपका, क्योंकि स्लोप क्या है आपका, स्लोप है आपका 1 अपॉन m, यानी कि पॉजिटिव है, तो ये आपका ऊपर की तरफ जाएगा इस टाइप से, ठीक है। अब ये स्लोप जो है वो इस y एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटेगा वो आपका क्या कहलाएगा, इंटरसेप्ट कहलाएगा, और इंटरसेप्ट आपका क्या है, log k है, ओके। तो स्लोप आपका आ गया 1 अपॉन m, दिस इज ए पॉजिटिव कर्व। अब यहाँ पर आप एक रिप्रेजेंट किया गया है एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, यानी कि डिफरेंट गैसेज हैव द डिफरेंट नेचर डिफरेंट वैल्यू ऑफ 1 अपॉन n, यानी कि सभी गैस के लिए 1 अपॉन n की वैल्यू जो है वो डिफरेंट आएगी। अब यहाँ पर क्या गया है, हमने x अपॉन m और प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है, ठीक है। तो अब इसी गैसेस में हमने लेंगे कि यहाँ पर ये पॉइंट दिखाए गए हैं A, B और O से है, तो यहाँ पर ये पता है कि जैसे जैसे हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो x अपॉन m की वैल्यू बढ़ती जा रही है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर ये ऐसा आया कि x अपॉन m की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हर पॉइंट के लिए n 1 अपॉन n की वैल्यू जो है वो अलग अलग आएगी। तो वी नो दैट, हम जानते हैं x अपॉन m इज इक्वल टू होता है k p की पावर 1 अपॉन n। फॉर कर्व OA के लिए जो अगर हमारी 1 अपॉन n की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, तो x अपॉन m इक्वल हो जाएगा किसके, KP के, और K क्या है, ये कांस्टेंट है, तो x अपॉन m डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया आपके P के। कब, जब 1 अपॉन n की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। फॉर कर्व BC के लिए अगर 1 अपॉन n की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 0, ठीक है। तो आपका क्या होगा फिर, P भी आपका 0 हो जाएगा, तो x अपॉन m की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, आपकी हो गई ये K के इक्वल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर एक नोट दिया गया है, व्हेन सरफेस इज अनकवर्ड x अपॉन m इज इंक्रीज विद प्रेशर, जब तक आपका जो सरफेस है वो अनकवर्ड है तब तक प्रेशर इंक्रीज करने पर x अपॉन m की वैल्यू जो है वो आपकी इंक्रीज करेगी। बट व्हेन सरफेस इज कवर्ड, लेकिन जब सरफेस आपकी कवर्ड हो जाती है तब x अपॉन m नॉट इंक्रीज विद प्रेशर, तब आपकी वो प्रेशर इंक्रीज नहीं करेगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया। यहाँ पर आकर ये कांस्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर आकर जो आपका सरफेस है वो पूरी की पूरी कवर्ड हो गई। यहाँ पर ज़्यादा थी तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 आ रही थी, ऊपर गए तो कम हो गई, तो n की वैल्यू आपकी 1 अपॉन n की वैल्यू आपकी 0 आ गई। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट दिया गया है, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज़ वैलिड, किसके लिए वैलिड है, कि अगर आपके 1 अपॉन n की वैल्यू क्या हो, या तो आपके इक्वल 0 और ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, या n अपॉन 1 अपॉन n की वैल्यू स्मॉलर और इक्वल हो किसके, 1 के। तो इन दोनों ही कंडीशन में फ्रेंडली आइसोथर्म आपका वैलिड होता है, ओके। लिमिटेशन देखिए इसकी, लिमिटेशन ऑफ फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ही कुड नॉट एक्सप्लेन वाई x अपॉन m कॉन्स्टेंट, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि प्रेशर बढ़ने पर x अपॉन m की वैल्यू कांस्टेंट क्यों हो जाती है। नेक्स्ट,
ही डिड नॉट कंसिडर वेदर एन डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये भी नहीं कर पाया है कि जो एन है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है या नहीं। ही डिड नॉट कंसिडर द इफेक्ट ऑफ अनकवर्ड सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट ऑन ऑफ एन एक्स अपॉन एम। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, आपकी लिमिटेशन हो गई। एक नोट पॉइंट दिया गया है, दीज फैक्ट्स वर एक्सप्लेन बाय लॉन्ग एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये फैक्ट आपके लॉन्ग एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ आइसोथर्म्स। आइसोथर्म्स की एप्लीकेशन क्या क्या है। इन ए गैस मास एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड टू रिमूव पॉल्यूटेंट लाइक SO2, CO2, NO2 एक्सेट्रा प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, एक एक्टिवेटेड चारकोल का जो मास है वो एयर में प्रेजेंट पॉल्यूटेंट गैसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ किया जाता है। कोकोनट चारकोल इज़ यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ इनर्ट गैसेज बिकॉज डिफरेंट इनर गैसेज आर एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, कोकोनट चारकोल का जो यूज़ होता है वो नोवल गैसेज या इनर्ट गैसेज के मिक्सचर को सेपरेट करने में यूज़ किया जाता है, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पर जो हमारी गैसेज होती हैं वो डिफरेंट सरफेस एरिया पर एब्जॉर्ब होती हैं। ओके, सिलिका जेल इज़ यूज टू रिमूव ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन एयर। सिलिका जेल एयर में प्रेजेंट ह्यूमिडिटी को रिमूव करने में यूज़ की जाती है। दस सिलिका जेल इज़ यूज्ड एज डीह्यूमिडेट्स इन एयर कंडीशनर रूम। नेक्स्ट है आपका प्रिंटिंग ऑफ क्लॉथ, पेपर, हेयर डाई वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एड्जॉर्प्शन। यानी कि प्रिंटिंग ऑफ क्लॉथ, पेपर, हेयर डाई जो है ये सब एड्जॉर्प्शन के प्रिंसिपल पर ही आपके वर्क करते हैं। हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट इन्वॉल्व इन एड्जॉर्प्शन रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। ठीक है, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट जो होते हैं वो एड्जॉर्प्शन की ही फिनोमिना करते हैं। सेवरल मेडिसिन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एड्जॉर्प्शन। कुछ मेडिसिन भी आपकी एड्जॉर्प्शन पर ही वर्क करती हैं, जैसे फंगल डिसीज़ वगैरह होती हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ रिमूव्ड बाय एड्जॉर्प्शन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस ऑन द सरफेस ऑफ जियोलाइट। ठीक है, जियोलाइट की सरफेस पे हम वाटर की हार्डनेस को रिमूव करा सकते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, कैटायन और एनायन को एड्जॉर्ब कर लेता है अपनी सरफेस पर। जियोलाइट का फॉर्मूला Na2Al2SiO2 होता है। ओके, ये आपकी एप्लीकेशन ऑफ आइसोथर्म्स या एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्प्शंस भी हैं। नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट। तो एड्जॉर्बेंट के एक्टिवेशन से क्या समझते हैं आप। तो द प्रोसेस टू इंक्रीज द एड्जॉर्प्शन पावर ऑफ एब्जॉर्बेंट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट। यानी कि अगर हम किसी भी एब्जॉर्बेंट की एक्टिवेशन पावर या एड्जॉर्प्शन की पावर को इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि जिससे उसकी सरफेस पर एड्जॉर्प्शन की फिनोमिना ज़्यादा से ज़्यादा हो, तब हम उसको बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट। ओके, इट कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग मेथड। हम इसको इन मेथड्स द्वारा कर सकते हैं। फर्स्ट, मेटेलिक एड्जॉर्बेंट कैन बी एक्टिवेट बाय रबिंग द सरफेस। मेटेलिक एब्जॉर्बेंट को हम कैसे एक्टिव कर सकते हैं, उसकी सरफेस एरिया को रब करके। जब हम उसकी सरफेस एरिया को रब करेंगे तो वो कैसी हो जाएगी, रफ हो जाएगी, और रफ साइड जो है वो ज़्यादा गैसेस मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करती है। पाउडरेट एब्जॉर्बेंट आर मोर एक्टिव देन ग्रेन्यूलेटेड बिकॉज ऑफ मोर सरफेस एरिया। जो आपकी पाउडरेट एब्जॉर्बेंट जो है वो मोर एक्टिव होता है ग्रेनुलेट से, क्योंकि पाउडरेट का जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, और सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। चारकोल कैन बी एक्टिवेट बाय हीट विद सुपर हीटेड स्टीम। ठीक है, चारकोल को हम कैसे कर सकते हैं एक्टिवेट, उसको हीट करके, और किसे, सुपर हीटेड स्टीम से, यानी कि 600 केल्विन से 3000 केल्विन पर हीट करके हम चारकोल को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, कोलाइड्स। द टर्म कोलाइड्स वाज गिवन बाय थॉमस ग्राम एंड देयर प्रॉपर्टीज वर स्टडीज बाय SS भटनागर एंड RS दास। ये आपके साइंटिस्ट हैं
जिन्होंने उसकी प्रॉपर्टीज़ को और कोलाइड्स टर्म्स को दिया था। ग्राम ड्राइव द सब्सटेंस इनटू टू टाइप्स। इन्होंने क्या किया था, ये कोलाइड्स को दो टाइप्स में यानी कि सब्सटेंस को दो कैटेगरीज में रखा। फर्स्ट रखा क्रिस्टलाइड्स और सेकंड रखा कोलाइड्स। अब क्रिस्टलाइड्स क्या होता है? क्रिस्टलाइड्स डिफ्यूज इजीली एंड readily in solution and pass through parchment paper and animals and vegetable membranes। जो आपके क्रिस्टलाइड्स होते हैं वो वाटर में बहुत ही जल्दी डिफ्यूज़ हो जाते हैं, यानी कि मिक्स हो जाते हैं और सोल्यूशन बना लेते हैं। और ये जो सोल्यूशन होता है वो आपका पर्चमेंट पेपर, एनिमल या वेजिटेबल मेम्ब्रेन से क्या हो जाता है? पास आउट हो जाता है। एग्जाम्पल है जैसे एक्वा सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड साल्ट। जैसे शुगर और साल्ट का जब हम एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं तो वो एक ट्रू सोल्यूशन बनता है, और आपको सबको पता है कि जो ट्रू सोल्यूशन होता है वो एनिमल मेम्ब्रेन या वेजिटेबल मेम्ब्रेन से पास आउट हो जाते हैं उसके पार्टिकल्स भी। इनमें पार्टिकल्स का साइज भी बहुत छोटा होता है, स्मॉल होता है। नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी कोलाइड्स। कोलाइड्स डिफ्यूज स्लोली एंड डू नॉट पास थ्रो पर्चमेंट पेपर्स और एनिमल्स और वेजिटेबल मेम्ब्रेन्स। यानी कि जो कोलाइड्स होते हैं वो स्लोली डिफ्यूज़ होते हैं। कोलाइड्स जो होते हैं वो स्लोली डिफ्यूज़ होते हैं, और जब उनका सॉल्यूशन बन जाता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो किसी भी पर्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं होते। ओके, तो ये आपका होता है कोलाइड्स। अब आता है एक नोट पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, क्रिस्टलाइन एंड कोलाइड्स नेचर ऑफ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन मीडियम। यानी कि किसी भी सब्सटेंस की जो आपकी कोलाइड या क्रिस्टलाइन नेचर होती है वो आपके मीडियम पर डिपेंड करती है। जैसे सॉप है स्टूडेंट, तो सॉप को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सॉप वाटर में कैसा काम करता है? कोलाइड्स की तरह काम करता है। लेकिन अगर हम सॉप को केरोसिन में वो करेंगे तो ये यहाँ पर क्रिस्टलाइन का काम करता है। ठीक है, इसी तरह NaCl है। NaCl को जब हम वाटर उसमें केरोसिन में हम डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये कोलाइड्स का काम करेगा। लेकिन अगर हम NaCl को वाटर में डिसॉल्व करने लगें तो ये यहाँ पर क्रिस्टलाइन का काम करेगा। तो इस तरह से सॉप और NaCl दो एक सब्सटेंस हैं जो कि अलग अलग मीडियम में डिसॉल्व करने पर अलग अलग सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कोलाइड्स में और कोलाइडल सॉल्यूशन यानी कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में दिया गया है। देखो यहाँ पर डायग्राम्स में ये नोट किया गया है कि इससे ये देखने पता चला है कि जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। कोलाइडल्स के पार्टिकल उससे थोड़े से छोटे होते हैं लेकिन ट्रू सॉल्यूशन वाले से बड़े होते हैं। और ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? सबसे छोटे होते हैं। यानी कि इनका साइज़ दिया गया है, ये लेस देन 10 सेंटीमीटर। कोलाइडल्स की क्या है? 1 से लेकर 100 nm तक है, और सस्पेंशन की क्या है? ये लार्ज देन 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के। या अगर हम माइक्रो में देखें तो लेस देन 1 U, और ये है आपका 1 से लेकर 100 U, और ये आपका है लार्ज देन 100 U। और हम अगर हम मीटर की बात करते हैं तो जो आपके ट्रू सॉल्यूशन है लेस देन 10⁻⁹ मीटर। कोलाइडल सॉल्यूशन का क्या आएगा? बिटवीन 10⁻⁹ टू 10⁻⁶ मीटर। यानी कि जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है वो दोनों के बीच के होते हैं, और जो सस्पेंशन है वो मोर देन 10⁻⁶ m से। यानी कि सस्पेंशन की जो है वो मोर देन -6 से 6 होते हैं, और जो ये कोलाइडल के हैं वो बिटवीन के होते हैं, दोनों के बीच के होते हैं। अब आता है कंपोजिशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन का कंपोजिशन क्या है? इट इज़ द टू कंपोनेंट इन हेट्रोजीनियस सिस्टम। ठीक है, यानी कि हेट्रोजीनियस वैसे तो क्या है कि जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो हेट्रोजीनियस होता है, लेकिन देखने में हमें ये होमोजीनियस लगता है, लेकिन वास्तव में क्या है? ये हेट्रोजीनियस है। तो इसमें आपके क्या होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं। यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन मिलकर बना हुआ होता है डिस्पर्जन मीडियम प्लस डिस्पर्जन फेस के। तो डिस्पर्जन मीडियम क्या है यहाँ पर? द मीडियम इन विच पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल डायमेंशंस आर डिस्पर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। यानी कि वो मीडियम जिसमें आपके कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्पर्स रहते हैं वो आपका डिस्पर्जन मीडियम कहलाता है। और डिस्पर्जन फेस क्या है? द कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इज इन सॉल्यूशन लाइक सॉल्यूट।
यानी कि डिस्पर्जन फेज वो होती है कि जिस सोल्यूशन में आपका जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी वो डिस्पर्जन मीडियम, लेकिन जिसकी कम होगी वो आपका डिस्पर्जन फेज हो जाएगा। यानी कि वो सब्सटेंस जो आपके डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्ज रहते हैं वो आपकी डिस्पर्जन फेज कहलाती है। नेक्स्ट आ जाइए, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड, कोलाइड्स का क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर हमने 3 टाइप्स में इसका क्लासिफिकेशन दिया है। फर्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो अगर हम डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम की बात करते हैं, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, तो आपके 2 टाइप्स के होते हैं, लायोफोबिक और लायोफिलिक। बी टाइप्स का है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। अगर हम डिस्पर्जन मीडियम की केवल बात करते हैं तो ये होते हैं आपके, अगर डिस्पर्जन मीडियम आपका वाटर है तो हाइड्रोसोल होगा, डिस्पर्जन मीडियम आपका बेंजीन है बेंजोसोल होगा, डिस्पर्जन मीडियम आपका एयर है तो एरोसोल होगा, और डिस्पर्जन मीडियम आपका अल्कोहल है तो वो अल्कोसोल होगा। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्जन फेज, अगर हम डिस्पर्जन फेज की बात करते हैं तो फर्स्ट टाइप का होता है आपका मैक्रो कोलाइडल सोल्यूशन, सेकंड होता है एसोसिएटेड कोलाइडल सोल्यूशन, और थर्ड होता है आपका मल्टी मोलिकुलर सोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्जन फेज। तो इसमें फर्स्ट आता है लायोफिलिक सोल्यूशन। लायोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। लायोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। द कोलाइडल सोल्यूशन विच कैन बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्जन फेज, यानी कि जो डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेज के डायरेक्टली मिक्सिंग से बनाए जाते हैं वो लायोफिलिक होते हैं। हम इनको वाटर लविंग भी बोलते हैं। ओके, जैसे स्टार्च और गम, यानी कि हम जब स्टार्च को वाटर में मिलाते हैं तो वो कोलाइडल बना लेता है, ठीक है, और गम को मिलाते हैं तो भी वो कोलाइडल बना लेता है। लेकिन दोनों कैसे होते हैं, ये वाटर लविंग होते हैं क्योंकि वाटर में मिक्स हो जाते हैं, तो ये होते हैं लायोफिलिक। नेक्स्ट है लायोफोबिक, यानी कि वाटर हीटिंग जो होते हैं। द कोलाइडल सोल्यूशन विच आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग सम स्पेशल मेथड, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम नहीं बना सकते हैं, हमें कुछ टेक्निक या कुछ ऐसे मेथड यूज़ करने पड़ेंगे जिनसे जो ये सोल्यूशन बन जाए। जैसे मेटल एंड देयर सल्फाइड्स व्हेन मिक्स्ड विद डिस्पर्जन मीडियम डू नॉट फॉर्म कोलाइडल सोल्यूशन। जब हम मेटल्स और उनके सल्फाइड्स को मिक्स करते हैं तो डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स करते हैं तो वो कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बनाता। दीज आर रिवर्सिबल सोल्यूशन, ये रिवर्सिबल होते हैं बिकॉज दे डू नॉट रिकॉन्स्टिट्यूट कोलाइडल सोल्यूशन बाय मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्जन मीडियम व्हेन डिस्पर्जन मीडियम इज इवेपोरेटेड। ओके, तो स्टूडेंट्स यानी कि जिन मेथड्स में हम कुछ स्पेशल टेक्निक का यूज़ करते हैं बनाने के लिए वो हम लायोफोबिक होते हैं। अगर हम इन मेथड का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल हो जाएगी, ठीक है, और अगर वो रिवर्सिबल हो जाएगी तो वो आपका दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना।